Good morning, student. Today now we are going to move forward with our next topic, scientific techniques of the tailors. After the principles which we have learned earlier, now there are techniques of tailor. The principle I hope that you remember that cooperation not individualism, harmony not discord, science is not a rule of thumb, and development of the workers to the greater efficiency and prosperity. So these four principles were there. Now we are going to go forward through the techniques of the tailor. The first technique which Taylor gave was functional foremanship. What it has to say here in this technique, the Taylor suggested the division of the factory into two departments. So what Taylor said here, टेलर ने क्या बोला कि पूरे डिवीजन को कितने डिपार्टमेंट्स में बांट दो डिपार्टमेंट्स में, प्लानिंग डिपार्टमेंट में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. क्योंकि टेलर को क्या लगा, टेलर फेल्ट दैट वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ द प्लानिंग एंड दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन. सो हियर द थिंकिंग ऑफ द टेलर वॉज, वो ये सोच रहा था कि जो प्लानिंग कर रहा है उसके ऊपर प्रोडक्शन का बर्डन नहीं होना चाहिए और प्रोडक्शन वाले बर्डन के ऊपर ये प्लानिंग का बोझ नहीं होना चाहिए. ओके, टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी. अब वो चाहता था कि अगर कोई प्रोडक्शन में काम कर रहा है तो स्पेशलाइजेशन ले. तो कैसे होगा वो, टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट पे देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर्स. वहां पर कुछ एक्सपर्ट लोग होने चाहिए जो कि वर्कर्स को गाइड कर सके, इंस्ट्रक्शन दे सके और निगरानी रख सके, सुपरवाइज कर सके उनको. एज अ foreman cannot be expert in every aspect of work, so Taylor stressed on the minimum 8 specialist और functional एक्सपर्ट. अब यहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ एक फॉरमैन तो काफी नहीं हो सकता था इतने सारे वर्कर के ऊपर, कि एक बॉस बना तो उसके अंदर बहुत सारे वर्कर हो जाएंगे. तो उसने सोचा कि कितने होने चाहिए टोटल, ऐसे 8 स्पेशलिस्ट होना चाहिए. इसलिए फंक्शनल फॉरमैनशिप का दूसरा नाम पड़ा 8 बॉस स्कीम. ओके, हियर देयर वर 8 बॉसेस एंड ऑल दीज 8 बॉसेस फॉर एक्सपर्ट, फंक्शनल एक्सपर्ट. वो अपने काम में उस फंक्शन में माहिर थे. नाउ टू सुपरवाइज एंड गिव ऑर्डर्स टू द वर्कर्स. Each boss will be specialized in one aspect of work, and while observing and instructing the worker, there will be definitely specialization. अब जब कोई एक व्यक्ति है जो कि बॉस बना हुआ है और उस काम में एक्सपर्ट है, तो वर्कर को जब गाइडेंस देगा तो वर्कर भी उसमें स्पेशलाइजेशन लेते रहेंगे. क्योंकि कंटिन्यूसली एक एक्सपर्ट से जब आप बातें सुनते हो तो आप खुद में एक डेवलपमेंट लाते हो और आप खुद स्पेशलाइज्ड हो जाते हो. ठीक है, तो ये टेलर की थिंकिंग थी. सो दिस टेक्निक इज द एक्सटेंशन, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So here this technique is the extension of principle of division of labor. आपने पढ़ा होगा principle of division of labor को, तो ये उसी का एक्सटेंशन है. क्योंकि यहाँ पर भी वर्क एक अकेला व्यक्ति हैंडल नहीं कर सकता, तो काम लगभग 8 एक्सपर्ट्स में डिवाइड किया जा रहा था. नाउ टेलर सेड फोरमैन मस्ट बी इंटेलिजेंट. फोरमैन कैसा होना चाहिए, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट, स्पेशलाइज और प्रोफेशनल एक्सपर्ट. प्रोफेशनल होना चाहिए, उसमें ये सारी क्वालिटी, इंटेलिजेंसी, एजुकेशन लेवल, एजुकेटेड होना चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए उसमें, ताकि वो वर्कर्स को मोटिवेट कर पाए. ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, अपने काम में एक्सपर्ट होना चाहिए. ऑल दिस क्वालिटी कैन बी फाउंड इन वन पर्सन. अब वो जानते थे कि सारी क्वालिटी एक बंदे में मिल जाए, एक इंसान में मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई ही सिलेक्टेड 8 पीपल्स, 8 बॉसेस. ओके, सो टेलर स्ट्रेस्ड ऑन हैविंग मिनिमम 8 एक्सपर्ट, 4 अंडर ईच डिपार्टमेंट. सो जैसे कि यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट में बांटने की बात की, प्लानिंग डिपार्टमेंट में, ओके, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. तो दोनों में 4 बॉसेस थे. ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं इसको. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ द 8 फंक्शन एक्सपर्ट. तो इसमें कौन कौन थे, 8 फंक्शनल एक्सपर्ट कौन कौन थे. तो सबसे ऊपर नाम आता है रूट क्लर्क का. रूट क्लर्क कौन था, दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ परफॉर्मिंग अ मैकेनिकल और मैनुअल जॉब. इसका ये काम था कि रूट दिखाना कि किस तरह से काम होगा, इन व्हाट वेरियस स्टेप द वर्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड. क्योंकि पहले काम जो होते थे मैनुअल जॉब रहते थे, स्टेप बाय स्टेप काम होता था, तो वो बताना इसका काम था, ये रूट दिखाता था. ओके, नाउ आफ्टर दिस there was second one. Here the diagram is also given. Okay, so all these 4 which we are discussing are under the planning department. तो ये planning department वाले जो थे
वो काम कर रहे थे सबसे पहले रूट क्लर्क। इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह इसको याद रखना आपको, तो इजीली याद रह जाएंगे। 8 बॉसेस को याद रखना थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, बट एक सिस्टम है जिसकी वजह से आप शायद उसको याद रख पाओगे। तो रूट क्लर्क सबसे पहला है प्लानिंग डिपार्टमेंट में। सेकंड कौन था वहां पर? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता था? दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन अ स्पेसिफिक मैनर। ये कार्ड पे इंस्ट्रक्शन लिखता था कि किसको क्या काम करना रहेगा, और वो जो भी एम्प्लॉय आता था या वर्कर आता था उसको क्या पकड़ा देता था कि आपको ये काम करना है आज। ओके, तो ये उसमें उस काम में एक स्पेसिफिक मैनर में काम को करवाना चाहता था। एक पर्टिकुलर जैसा वो चाहता था बिल्कुल वैसी तरह से काम को हो सके, उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस वो उस कार्ड पे लिख दिया करता था। अब इंस्ट्रक्शन देने के बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये इंसान था, ये फॉरमैन जो था इज अ ग्रुप ऑफ a group sorry the foreman is responsible to fix up the time for starting and completion of job. He also prepared the cost sheet for every job. अब इसका ये काम रहता था बस कि टाइम पे काम को कंप्लीट करना, और जो भी कॉस्ट लग रही है वर्क करने में, जो भी कॉस्ट आ रही है उसका पूरा डेटा रखना। ओके, नाउ लास्ट वन इज डिसिप्लिनरियन। बाय नेम यू कैन आइडेंटिफाई डिसिप्लिन में रखने वाला। दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन एन ऑर्डरली मैनर एंड सिस्टमेटिक वे। ये बिल्कुल हिसाब किताब से काम करवाने वाला था, सब सारे वर्कर्स को डिसिप्लिन में रखना इसका काम था। ओके, ये प्लानिंग के डिपार्टमेंट के अंदर ये 4 बॉस हो गए जो काम कर रहे थे। आफ्टर दिस 4 foremen under production department. The first one was gang boss. Okay, then it's for speed boss, repair boss and inspector. So who was the gang boss? He arranged all machine tools and other resources required for performance of the job so that there is no delay. तो ये गैंग बॉस का क्या काम था कि जितने भी मशीनरी टूल्स वगैरह रहते थे वो सब एक जगह रखता था, और जब भी जैसे भी किसी को जरूरत पड़ी तो उसको वो चीज अवेलेबल करवाता था। तो यहाँ पे कभी भी किसी तरह की देरी ना हो जाए प्रोडक्शन में, उसका ये ध्यान रखता था गैंग बॉस। ओके, इसके पास हमेशा कुछ जने चलते थे टूल बॉक्स कैरी करके, तो वो चीज रहता था उसका कि कभी भी डिले नहीं होने देता था। जहाँ पे भी जाता था वो कैरी करके चलते थे। तो डिले वाला जो क्वेश्चन रहता है कि अगर टूल्स टाइम पे नहीं मिलते तो डिले हो जाता है, उसमें टाइम लग जाता है, टूल्स आ रहे हैं फिर हम बनाएंगे तो चीजें, तो इस चीज का ध्यान रखता था। नाउ स्पीड बॉस, दिस फॉरमैन अश्योर्ड टाइमली कंप्लीशन ऑफ द जॉब। स्पीड बॉस का क्या काम था कि टाइम में अगर कोई प्रोडक्शन स्लो चल रहा है तो उसको स्पीड अप करना, सही टाइम पे काम को कंप्लीट करवाना इसका काम था प्रोडक्शन वाले का। ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर के फॉरमैन्स हैं। ओके, नाउ रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का क्या काम रहता था? रिपेयरिंग करना। दिस बॉस एंश्योर दैट मशीन एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन। ये रिपेयर बॉस ये एंश्योर करता था कि जो भी रिपेयरिंग का काम है, अगर मशीनरी में कुछ खराबी आ गई तो उसको रिपेयर करना ताकि डिले ना हो प्रोडक्शन में, और ये भी एक्सपर्ट रहते थे। नाउ इंस्पेक्टर। नाउ क्वालिटी चेक आज भी कंपनी में होता है, तो उस टाइम भी होता था। उस टाइम इंस्पेक्टर बोला था, वो आता था इंस्पेक्शन करता था कि चीजें जो बन रही है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड की बन रही है कि नहीं, तो उसको बोलते थे क्वालिटी इंस्पेक्टर। ओके, यहाँ पे सिर्फ इंस्पेक्टर लिखा है तो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर रहता था। वो चेक करता था कि क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए गुड्स की, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गुड अच्छा बन रहा है एक गुड बेकार बन रहा है, इस तरह का प्रोडक्शन नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर टेलर एम्फेसाइज दैट एवरी फॉरमैन इंस्ट्रक्ट्स एंड ऑर्डर्स द वर्कर्स एफिशिएंसी विल इंप्रूव। उसने सोचा कि अगर वो ऐसा करेगा तो उससे वर्कर्स की एफिशिएंसी क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो दिस वाज 8 बॉस स्कीम। अब इसको याद कैसे रखेंगे? सी, इसको याद रखने का तरीका है, आपको याद रखना पड़ेगा लाइक डर्ट सर जी। सर जी मतलब धूल है सर जी, आपको कुछ इस तरह से याद रख लेना इसको। तो डर्ट से क्या बनता है? DIRT। तो ये थोड़े जंबल जरूर हो जाएंगे पर आपको याद हो जाएगा। डी से क्या होता है? डिसिप्लिनरियन, ये हो जाएगा। डर्ट, आई से क्या हो जाएगा आपका? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। आर से हो जाएगा आपका रूट क्लर्क, और टी से क्या हो जाएगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो ये हो जाएगा आपका डर्ट यानी धूल। ओके, उसके बाद हो जाएगा सर जी। तो सर जी कैसे लिखेंगे अपन यहाँ पे? सर के लिए SIR। तो हो जाएगा स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस, और जी से हो जाएगा गैंग बॉस। तो डर्ट सर जी से आप याद रख सकते हो कि आप किस कौन कौन से इनके 8 बॉसेस थे, क्या नाम थे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा तो यू कैन राइट इट। ओके, now second technique is standardization and simplification of work.
अब इसको पढ़ते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फेसाइजेस ऑन द मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था ये किस पे ध्यान दिया जाता था, हमेशा जोर देता था कि जो चीजें बन रही है वहां पर कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए चीजों का, रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन इन राइट form, selection of tools, equipment, machines to use, maximize the output by keeping in mind the quality standard. The standardization does not mean the quality standard, but it refers to the setting of standards of size, type, weight, measures and quality of product. When we talk about standard, जब standard की बात करते हो तो यहाँ पर quality standard तो quality का एक पैमाना होता है, लाइक व्हाट इट शुड बी, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इन टर्म्स ऑफ साइज, शेप, उसका साइज कैसा है, शेप कैसा है और टाइप कैसा है उसका, वेट वजन कैसा है, उसकी मेजर्स यानी कि क्वांटिटी कैसी है और क्वालिटी कैसी है उस प्रोडक्ट की। तो ये सारे क्वालिटी चेक में चेक होते हैं और मतलब एक स्टैंडर्ड सेट रहता है। जैसे जब मेडिसिन बनती तो उसमें अगर सल्फर है तो उसका 0.05 mg है, तो वहां पर जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो वो ये तो बिल्कुल उसका कुछ परसेंटेज 19 या 20 रखते हैं, यानी कि ज़्यादा बिल्कुल उसी के आसपास रहना चाहिए वैल्यू में। तो उससे अगर ज़्यादा पाया जाए उस टैबलेट के अंदर सल्फर की क्वांटिटी, तो अपन ये बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मार्केट से फिर रिजेक्ट हो जाएगी। तो हर प्रोडक्ट एक समान बनना चाहिए, तो दैट शुड बी ए क्वालिटी एज वेल एज स्टैंडर्ड, हर एक जैसा बनना चाहिए। तो पहली चीज़ तो होती है कि प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ गुड्स खरीदते हो, जैसे कि आपने बुक्स खरीदी कोई सी, ओके, आप मार्केट से बुक लाए, तो वो बुक आपने देखी होगी कि अगर 3 बुक सामने रख दें तो एक जैसी रहती हैं, ठीक है, थोड़ा भी बहुत भी डिफरेंस नहीं रहता, वो न्यू रहती है और एक जैसी रहती है। तो वो आप क्या है, वो चीज़ एक स्टैंडर्ड है। वहाँ पर आप सेलो के पेन खरीदने जाते हो, एक पैकेट में 10 पेन्स आते हैं, तो वो सब एक जैसे रहते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक पेन लंबा हो जाता है एक छोटा हो जाता है। तो वो चीज़ क्या है, दैट इज स्टैंडर्ड। ओके, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। After that, according to the Taylor, scientific method of production must be selected to develop a standard. To set up standard, the manager must make use of work study techniques, which include टाइम, मोशन स्टडी एंड फैटिक स्टडी। अब यहाँ पर ये जो 3 स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिक स्टडी एंड वर्क स्टडी, ये जो चीज़ें हैं ये एक स्टैंडर्ड सेट करती थी। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड सेट करना, उसी के मुताबिक काम होगा। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, टाइम के रिगार्डिंग भी हो सकती है। अगर किसी काम को करने में आपको 10 मिनट लगते हैं और हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि इस चीज़ को करने में 10 मिनट्स ही लगते हैं, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ आराम से कि पूरे दिन में आप कितनी चीज़ें बना चुके होगे। अगर उससे बहुत ही कम बनाइए तो देन देयर इज अ क्वेश्चन कि आपने इतना कम प्रोडक्शन क्यों किया। मैं आपसे पूछ सकता हूँ एज अ मैनेजर कि ये चीज़ क्यों हुई, क्योंकि जब स्टैंडर्ड टाइम ये है तो तुम्हारा जो वर्क था उसमें इतने प्रोडक्ट बनने चाहिए थे, तो क्यों नहीं बने। सो आई कैन आस्क क्वेश्चन लाइक दिस। तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता था इन टेक्निक्स के थ्रू। Every modern technique such as Kaizen, Six Sigma, etc. can be used to set up standards. Companies like Nokia, Apple, Nike, Vodafone, etc. using techniques of standardization. तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल, नोकिया, नाइकी, प्यूमा, तो ये सब क्या करती हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करती हैं। नाइकी का शूज़ होगा या प्यूमा का शूज़ होगा, वीडियोकॉन, ये सब एक जैसा बनाती है। आईफोन की बात करेंगे तो एक जैसी क्वालिटी बनाने की कोशिश करते हैं वो लोग। तो उससे क्या होता है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या चीज़ है। ओके, नाउ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि अगर आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं और वहाँ पर आपको दिखता है कुछ अनवांटेड चीज़ें हैं, जैसे कि आप उस प्रोसेस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोई प्रोसेस है, उसमें कुछ अनवांटेड चीज़ें हैं, तो उस अनवांटेड चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो बाय इरेडिकेटिंग कुछ अनवांटेड चीज़ें, उनको हटा देने से वो प्रोसेस सिंपल हो जाना चाहिए। तो वो होता है अपन किसी काम को किस तरह से सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है तो अपने को कोशिश करना चाहिए कि उस काम को किसी तरह से जहाँ जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है उन चीज़ों को हटाओ और उसको थोड़ा इजी वे में काम को करो ताकि गलतियाँ कम हो। तो दैट शुड बी द थिंग। अगर ऐसा होता है तो आप आराम से स्टैंडर्ड ला सकते हो अपने प्रोडक्ट्स में। द ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू अ फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये कोई कंपनी कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है मान लीजिए, और उसकी वजह से उसकी सारी प्रोडक्शन में अलग अलग जो प्रोडक्ट बना रही है उन सब में गड़बड़ होती जा रही है और वो स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं बना पा रही है, तो वो क्या करेगी, रिड्यूस कर ले, पहले तो अपनी लाइन ऑफ प्रोडक्ट को थोड़ा कम कर ले और एक फिक्स टाइप के बनाने लग जाए और साइज और कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे हो जाए उनके।
be pointed to allow interchangeability of manufacture part and output among different departments and branches. तो अब यहाँ पर दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन से क्या होता है कि अगर दूसरे डिपार्टमेंट्स या ब्रांचेस भी हैं कंपनी की, तो वहाँ से आप इंटरचेंज कर पाओ, कुछ मैन्युफैक्चर पार्ट आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब प्रोडक्शन अगर किसी बाइक का दूसरी जगह पे कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है और वहाँ से हम कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी भी वही होगी, मैं यहाँ पर लाकर जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन है वहाँ पर लाके वो चीज़ को फिट कर सकता हूँ। इससे चीज़ों में, बाइक में या फिर गाड़ियों में कुछ अलग क्वालिटी की चीज़ नहीं लगा देंगे, वही क्वालिटी की लगेगी, राइट। जैसे कि अगर होंडा की कार का प्रोडक्शन करे तो जहाँ पर उसके मशीनरी बन रही है, इंजन्स, तो किसी भी प्रोडक्शन यूनिट से बनाओगे सब दो स्टैंडर्डाइजेशन है। ऐसा नहीं होता कि हीरो होंडा की एक गाड़ी या फिर किसी कार की एक गाड़ी का इंजन है तो एक जगह अच्छा है एक जगह बेकार है, नहीं, वहाँ पर सब एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें बनती है। तो यही होता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। फिर है तीसरा पॉइंट, टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना प्रोडक्ट की, टू सेटअप परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन। फिर क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मैन और मशीन का, कि मशीन कितना परफॉर्मेंस करती सकती है, कितना बना रही है। एक मशीन अगर एक दिन में 500 शर्ट बनाती तो उस मशीन का स्टैंडर्ड है, उतनी उसकी कैपेसिटी है। सेम वे अगर कोई मैन काम कर रहा है, ह्यूमन काम कर रहा है और मैन मेड तरीके से चल रहा है बिल्कुल, तो अगर लेबर काम कर रहा है तो उसके थ्रू हमको पता रहेगा कि वो कितनी चीज़ें बना सकता है। अगर वो जैसे कि कोई शूज़ बनाता है लेदर के और वो हैंडमेड शूज़ हैं, तो अपन देख सकते हैं कि वो दिन के सिर्फ 5 शूज़ ही बना पाता है एक वर्कर। तो हम वो चीज़ एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, 5 तो चाहिए रहेंगे, उससे कम नहीं चाहिए रहेंगे हमको। सो दैट इज काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैन एंड मशीन्स। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर कंफ्यूजन लगे तो पूछ लेना। नाउ सिंप्लीफिकेशन मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे भी पढ़ लेते अपन। सिंप्लीफिकेशन क्या, एम्फेसाइजेस ऑन एलिमिनेशन ऑफ, एलिमिनेशन मतलब हटा देना, ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट साइज एंड टाइप्स। जब बहुत सारे प्रोडक्ट अगर कंपनी बनाने लग जाए और उसकी वजह से गड़बड़ होने लग गई है कंपनी के अंदर, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी की चीज़ें बन रही है, स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर पा रही है ना, या फिर जो लोग हैं वो काम नहीं कर पा रहे, तो ये चीज़, ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये वहाँ पे केस स्टडी में आ सकता है। सो एज मोर वेराइटीज मीन मोर इन्वेंट्री, मतलब ज़्यादा वेराइटी की चीज़ें बनाओगे तो आपको ज़्यादा सामान लगेगा, मोर टाइप ऑफ मशीनरी चाहिए रहेगी, मोर लेबर कॉस्ट वो आएगी, कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाएगी। बाय सिंप्लीफाइंग द टास्क देयर कैन बी इकोनॉमी। अगर टास्क को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, इकोनॉमी आ जाएगी इन यूज ऑफ मशीन, लेबर एंड इन्वेंट्री मेंटेनेंस एटसेट्रा। इट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट। तो यही है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, कि किस तरह से हम, ऐसा नहीं कि हम अच्छा नहीं लगेगा कि हम 20 प्रोडक्ट बना रहे हैं और फिर सारी चीज़ें गड़बड़ बना रहे हैं हम, है ना, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों की। इससे बेहतर तो होगा कि हम 20 के बजाय 10 चीज़ें बनाएं और उन सबकी क्वालिटी स्टैंडर्ड बिल्कुल अच्छे से मैनेज करके रख पाएं। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन यूएसए रिड्यूस दिस वैरायटी फ्रॉम 2000 टू 200। देखिए यहाँ पे 2000 चीज़ें बना रही थी पहले, अब वहाँ पे सिर्फ 200 चीज़ें बना रही है। तो कितना ज़्यादा उन्होंने डिफरेंस कर दिया यहाँ पर, विच ब्रिंग्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द कंपनी। और ये पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आया क्योंकि आप कुछ ही प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हो। अब फ्रूट कैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रूट कैन्स बनाती है, रिड्यूस इज वेराइटी फ्रॉम 200 टू 32 एंड गॉट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स। तो ये देखा गया है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें बना रहे हो तो आप बहुत सारे मिस्टेक करते हो, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्रोसेस में, तो उसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ठीक है, ये केस स्टडी में पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी में कुछ पार्ट्स हैं, लाइक कैसे, फैटिग स्टडी। अब ये वर्क स्टडी है क्या, इट एंश्योर्स मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर। फैक्टर मतलब लेबर, मतलब कि यहाँ पे काम भी चाहिए, मतलब प्रोडक्शन तो चाहिए चाहिए, और उसके साथ में क्या चाहिए हमको, कॉस्ट भी कम करनी है। मतलब एक तरह से इंसान को स्ट्रेच किया जाएगा यहाँ पर थोड़ा, है ना, मतलब ज़्यादा वर्क करवाया जाएगा। तो फैटिग स्टडी क्या चीज़ है सॉरी। This technique of scientific management is conducted to find out the frequency of rest intervals, the duration of rest interval, the number of rest intervals. So यहाँ पर जो चीज़ें लिखी है क्या है, the frequency of rest interval। तो जो रेस्ट मिलता है, जैसे कि कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो जैसे कि ब्रेक मिलता है उनको, तो वो कितने कितने टाइम में मिलना चाहिए, 3 घंटे में, 2 घंटे में, तो वो डिसाइड होता है। फिर ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा,
लाइक अगर एक व्यक्ति को अगर दे दिया गया कि जैसे कि आपको ब्रेक मिला, तो वो टाइम ड्यूरेशन 15 मिनट का ब्रेक भी रह सकता है, 10 मिनट्स का भी रह सकता है। यूजुअली इन द कंपनीज व्हाट हैपन, द टी ब्रेक इज ऑफ 10 to 15 मिनट्स ये रहता है, लंच ब्रेक रहता है हाफ एन आवर का। ओके, तो द नंबर ऑफ द रेस्ट इंटरवल्स, और नंबर ऑफ द रेस्ट इंटरवल ये भी कंपनी डिसाइड करती है कि कितनी बार ऐसा जा सकता है। जैसे कि अगर टी ब्रेक की बात करेंगे, फिर टॉक अबाउट टी ब्रेक, सो इट हैपन्स इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून एंड एट इवनिंग अराउंड 4 o'clock। तो 3 बार ये टी ब्रेक्स होते हैं वहां पर। इससे एम्प्लॉय को रेस्ट देना भी जरूरी है। अब इसका क्रक्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सी, पहले पढ़ लेते हैं इसको। अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देयर इज ऑलवेज नीड टू रेस्ट इंटरवल। टेलर सजेस्टेड दैट द टाइम पीरियड एंड frequency of the rest interval should not be decided by the wish and experience of the manager, but to give a scientific approach। तो यहाँ पर ये ऐसा है कि अगर मैनेजर जो भी चाहे कि अरे यहाँ के इनके 3 ब्रेक की जगह 2 ब्रेक कर दिए जाए तो ठीक होगा, और मेरे हिसाब से तो इनको एक भी ब्रेक नहीं देना चाहिए, तो ये उसकी विश के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच लगानी पड़ेगी। अब वो साइंटिफिक अप्रोच हम लगाएंगे कैसे, हम वो देखेंगे। ठीक है, फैटिक स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड। वो क्या बोल रहा है, फैटिक स्टडी करो। फैटिक का मतलब क्या होता है, थकान हो जाना। जाहिर सी बात है, अगर आप भी कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हो 5 आवर्स 6 आवर्स, इवन ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5 आवर्स 6 आवर, आई थिंक 2 3 आवर्स भी आप कंटिन्यूस बैठते हो, तो थोड़ी सी टायर्डनेस आपको लगने लगती है। फिर क्या होता है, आपका स्कूल में ब्रेक होता है, ओके, लंच ब्रेक हो जाता है। तो वो चीज़ क्यों होती है, क्या रखने की ज़रूरत है, उससे क्या होता है कि आप रिफ्रेश हो जाते हो, और वापस से आप आते हो विथ एनर्जी, यू कैन अगेन स्टार्ट स्टडिंग। आप वापस पढ़ना शुरू कर देते हो, आप एनर्जी री एनर्जाइज हो जाते हो एक तरीके से। ओके, तो दैट इज व्हाट is the crux of this study. So to conduct fatigue study, Taylor suggested to observe an average worker। इसको एक एवरेज वर्कर के ऊपर आजमाया जाए when he is performing a job, and note down the time when the worker start getting tired and when his efficiency level start decreasing, then give him a break। अब ये यहाँ पे बोल रहा था कि कोई वर्कर है, उसको काम करते हुए ऑब्जर्व करो, अगर वो थक जाता है तो फिर उसको वहां पर ब्रेक दो, और ये देखो कि कितने टाइम में वो थक गया है। ओके, दिस टाइम कैन बी नोटेड टू डिसाइड फ्रीक्वेंसी। अब क्या होगा, ये जो समय है, जो टाइम है, ये फ्रीक्वेंसी बता देगा आपको कि कितने टाइम में वो थक जाता है। ठीक है, जैसे कि 3 घंटे में हम मान लेते हैं कि वर्कर थक जाता है, तो उसको रेस्ट इंटरवल चाहिए रहेंगे, तो कितने चाहिए रहेंगे और कितने टाइम ड्यूरेशन का रखना है, तो ये हम आराम से हम डिसाइड करके सेट कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। ठीक है, नाउ to conduct fatigue study, Taylor suggested to observe then average worker who's performing a worker, ये हो गया था when the worker start getting tired and when his efficiency start decreasing, then give him a break। यहाँ तक हमने कर लिया था। This time can be noted to decide the frequency of the rest interval during break। How much time the worker become fresh to rejoin the work can be the time for the rest interval। So if frequency and time for rest interval is fixed by observing workers, definitely it will be more scientific। ये जो आप फ्रीक्वेंसी देखते हो कि कितने टाइम के लिए ठीक रहेगा, कितनी बार देना ठीक रहेगा, क्योंकि स्कूल में अगर अब कम आवर्स के लिए लग रहा है, देन इट इज़ ओके टू गिव यू वन लॉन्ग ब्रेक, तो आपका एक लॉन्ग लंच ब्रेक हो जाता है, तो उसमें आप रिफ्रेश हो जाते हो। तो कंपनी के अंदर तो 12 आवर्स भी काम होता है, वर्कर्स 12 घंटे भी काम करते हैं, वहाँ पे ओवर टाइम भी करते हैं। तो डिसाइड करना होता है कि पूरे दिन में 24 घंटों में 24 आवर्स कितने टी ब्रेक्स होने चाहिए, कितने लंच ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि जो रात की शिफ्ट में काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट में, उनको रात में भी खाना खाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी देखना पड़ता है। तो मॉर्निंग आफ्टरनून में एक हो जाता है, लंच हो जाता है, तो डिनर के लिए भी टाइमिंग रहता है, तो 2 मील्स वहाँ पर चलते हैं। ओके, तो कंपनी के अंदर ही डिसाइडेड रहता है कि कितना ब्रेक टाइम हमको देना चाहिए, सो दैट क्या होगा कि वर्कर विल बी रिफ्रेश्ड एंड ही कैन कम अगेन टू वर्क विथ फ्रेश माइंड और फ्रेश बॉडी, और फिर वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो दैट इज द क्रक्स हियर ऑफ फैटिग स्टडी। Now example is given. For example, if there are 3 shifts of work, if after one shift worker get tired, he can be assigned one and the third shift and given rest interval in the second shift. During one shift also small pauses of rest interval can be given. If it is observed that within a shift worker becomes more fresh विथ स्मॉल ब्रेक्स, तो यहाँ पर दोनों तरीके से, अगर शिफ्ट में काम कर रहे तो एक शिफ्ट में उसको ऑफ दे दो, या फिर अगर वो छोटे ब्रेक्स में उसको रिफ्रेशमेंट मिल रहा है तो वैसा उसको छोटा ब्रेक दे दिया जाए। जब वो थक रहा है तो उसको एक छोटा सा ब्रेक दे देना चाहिए। ऐसा हो सकता है, उसके लिए पॉसिबल है कि वो थोड़ा सा थक गया है तो उसको रेस्ट दिया जाए, तो वापस से अच्छे से काम कर सकता है।
Now method study. The method study technique of scientific measurement is conducted to find out the one best method or ways to performing the job which keeps production cost minimum and makes maximum use of रिसोर्सेज। ये किस बारे में रहता है? मेथड जो आप काम कर रहे हो, जैसे कि अगर कंपनी के अंदर हो रहा है प्रोडक्शन तो उसका एक पर्टिकुलर मेथड है, तो उसको प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं वहाँ पे कि उसको कैसे रखना है, कम रखना है, मिनिमम रखना है। और मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि उस काम में जो भी यूटिलाइज हो रहे हैं रिसोर्सेज उसका मैक्सिमाइज यूज होना चाहिए। रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल, मैन, मशीनरी, तो उसका मैक्सिमम यूज हो। तो टेलर्स ने क्या सजेस्ट किया दैट मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द रूल ऑफ थंब मेथड। और रूल ऑफ थंब आप पढ़ चुके हो, क्या है? इंटैक्ट नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, बट ऑल द मेथड मस्ट बी tried in the organization and the one which brings maximum benefit with minimum cost must be selected. To determine the best way there are certain parameter right from the procurement का मतलब होता है to arrange of raw material till the final product is delivered। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरा पैरामीटर्स चेक करेंगे और वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता तो वहाँ तक उस प्रोसेस तक, लंबी प्रोसेस तक जो भी मेथड से आप करते आ रहे हो, जैसे कि कैडबरी की चॉकलेट बनाना तो उसका मेथड, तो जब ये कैडबरी की चॉकलेट बन रही तो बहुत लंबे प्रोसीजर से गुजरती है, तो जब वो पहले बनती होगी तो उसमें भी कॉस्टिंग ज़्यादा आया करती होगी। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पहले वो जब बहुत पुराना टाइम था उसमें बटर पेपर में आया करती थी, और आज के टाइम में आप देखोगे तो कैसे आती है, बिल्कुल एक पॉलीथीन टाइप एक प्लास्टिक कवरिंग में आती है। ओके, तो ये हाइजेनिक भी अच्छी लगती है, और पहले बटर पेपर में इतनी हाइजेनिक नहीं लगती थी, काफ़ी अनहाइजेनिक लगती थी। तो क्वालिटी तो अच्छी करी करी, सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ किया, साथ ही साथ उसकी कॉस्टिंग में भी कमी लाई गई, क्योंकि बेसिकली पहले जो चीज़ें आती थी वो काफ़ी कॉस्टली होती थी, तो उसमें इम्प्रूव करते थे। अगर फ्रूट जूस की बात करते हैं, अगर नेचुरल शुगर डालोगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है। तो आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस डालते हैं, जैसे कि कोका कोला वगैरह, पेप्सी में, कोल्ड ड्रिंक में, फ्रूट जूसेस में, तो उससे क्या होता है, कॉस्टिंग सस्ता पड़ता है कंपनी को। तो मेथड स्टडी में हम ये चेंजेस करते रहते हैं, इससे क्या होता है, अपनी एफिशिएंसी, कंपनी अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लेती है और उससे कॉस्ट कम होती है। मेन चीज़, अगर कॉस्ट कम हो जाए आपके प्रोडक्शन की तो कंपनी को प्रॉफिट होने शुरू हो जाते हैं। तो उसने बोला कि मैनेजर जो भी बोलता है रूल ऑफ थंब उसको फॉलो मत करो, आप उसमें एक्सपेरिमेंट करते जाओ, और जो भी चीज़ होती है उससे कॉस्टिंग में कमी लाने की कोशिश करो। तो ये उसकी मेथड स्टडी थी। Now to determine the best way, a certain parameter right from the procurement raw material to the final product delivered, tailored developed the concept of assembly line by using method study. The objective of the method study is to minimize the cost of production and maximize the quality and customer satisfaction. Ford Motor used their कंसेप्ट वेरी सक्सेसफुली। अब यहाँ पर वो चीज़ लिखी नहीं है कि क्या है वो, एक्चुअली फोर्ड मोटर्स की बात करते तो फोर्ड मोटर्स के ऊपर आई नो द केस स्टडीज वेरी वेल। तो यहाँ पे जो फोर्ड था तो उसने जो प्रोडक्शन करते तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती थी, तो उन्होंने क्या, कन्वेयर बेल्ट का सिस्टम स्टार्ट किया। तो कन्वेयर बेल्ट जैसे कि प्रोडक्शन कंपनीज में कई बार आप अगर वीडियोस देखोगे तो ऐसा बेल्ट जैसा चलता रहता था, ऐसे रोटेटर्स लगते हैं और एक बेल्ट रहता है उसके ऊपर, जो बेल्ट चलता रहता है और उसके ऊपर ऐसे प्रोडक्ट्स को रख दिया जाता है। तो जब ये प्रोडक्ट्स रख दिए जाते हैं ऐसे तो ये बेल्ट आगे चलता है, मूव होता रहता है, फिर यहाँ से टर्न हो जाएगा, फिर ये प्रोडक्ट्स भी आगे की तरफ जाते रहेंगे। तो यहाँ पर पीपल्स को खड़ा कर दिया जाता है, तो पीपल्स यहाँ पे खड़े रहते हैं और वो चेक करते रहते हैं, इसमें चीज़ें चेक करते हैं। किसी का काम होता है उसकी क्वालिटी देखना, कोई उसको देखता है प्रॉपर शेप में है कि नहीं, कोई चेक करता है उसमें इंग्रेडिएंट्स बराबर रखे हैं कि नहीं, कोई पैकेजिंग चेक कर रहा होगा। तो इससे क्या होता है, काम फास्ट हो गया कन्वेयर बेल्ट से। तो फोर्ड ने सबसे पहले इस टेक्निक को यूज़ किया, लेटर ऑन वो कार में किया था, बिकॉज फोर्ड वॉज अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लेटर ऑन ये जो भी अमूल वगैरह आप ये चॉकलेट देखते हो, नेस्ले देखते हो, बिस्किट देखते हो, आजकल ज़्यादातर कंपनीज कन्वेयर बेल्ट यूज़ करने लगी, इससे प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी लाने की कोशिश की गई। तो अगर वो भी रूल ऑफ थंब को लेकर चलते हैं तो वो ये पॉसिबल हो सकता था कि इतना ज़्यादा हम कॉस्टिंग को कम कर पाते हैं। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उस चीज़ को देखा कि इस चीज़ को काफ़ी कम किया जा सकता है। Now, for example, for the production of shoes, there can be labor intensive technique और मशीन इंटेंसिव मेथड। मतलब अगर आप शूज़ बनाने की बात करते हो तो हैंडमेड भी बनते हैं, यानी कि इंसान जो हाथों से बनाएगा, या फिर मशीन से भी शूज़ बनते हैं। टू फाइंड आउट विच इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट मस्ट इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
with both the method and compare both method with the available resources of the company. The method which involves minimum cost and exploit minimum resources must be selected and the best method of production. तो ये दोनों ही मेथड्स हम देखेंगे, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, और इसमें हम देखेंगे कि भाई किससे ज़्यादा फायदा हो रहा है और किससे हम रॉ मटेरियल को बेहतर यूज़ कर पा रहे हैं, और जिसमें भी हमारी कॉस्टिंग कम आए और प्रोडक्शन अच्छा रहे, उस मेथड को हम चूज कर लेंगे. तो दैट इज मेथड स्टडी. नाउ नेक्स्ट इज टाइम स्टडी. हियर ये थोड़ी इजी है. द टेक्निक ऑफ द टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम स्टडी आर. तो ये चीज रहने दो, यहाँ पर हम पढ़ते टाइम स्टडी होता है क्या. बहुत ही सिंपल है. द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब. यहाँ पर हम किसी काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं. इससे पहले वाला जो वीडियो अपन ने किया था उसमें मैंने एक बैंक के एम्प्लॉय की मैंने बात की थी, और सपोज अकाउंट ओपनिंग वो कर रहा है, तो मैंने वहाँ पे बात की थी 1 घंटे में अगर वो एक अकाउंट ओपन कर रहा होगा, तो यहाँ पर इस केस में वो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टॉप वॉच लेकर जाएंगे और वहाँ पर हम उसको चेक करेंगे कि एक्चुअल कितना टाइम लगता है. तो वो आपका एक टाइम स्टडी में उसको स्टैंडर्ड टाइम बना दूंगा. सपोज ये जितने भी मैराथन रनर्स होते हैं, ये जो उसेन बोल्ट है, तो इनका भी एक स्टैंडर्ड टाइम रहता है. तो आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा कि उसको एक स्टॉप वॉच रहती है और वो दौड़ता है और उसको रिकॉर्ड करते हैं टाइम को. तो अगर वो 8 सेकेंड लेता है कुछ मीटर्स दौड़ने में, तो वो इसका एक स्टैंडर्ड टाइम है और उसको बीट करने की कोशिश करता है हमेशा. तो ये जो चीज़ है यहाँ पर कंपनी में भी ऐसा हो सकता है कि स्टैंडर्ड टाइम हमने सेट कर रखा है. अगर हमने सेट कर रखा है अकाउंट ओपनिंग का टाइमिंग की 20 मिनट्स में एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपन किसी भी इंसान का ऑन एन एवरेज, तो यहाँ पर ये टाइम सेट हो गया स्टैंडर्ड टाइम. अब अगर से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है कंपनी के अंदर, है ना. अगर उसमें लग रहा है कि हाफ एन आवर लग रहा है तो देन इट इज़ नॉट गुड. तो यहाँ पर टाइम स्टडी का यही है कि यहाँ पर एक स्टॉप वॉच के थ्रू स्टडी करने का बोलते थे कि किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए. फिर उससे हम कंपेयर करेंगे कि आपने कितनी देर में कितनी चीज़ें बनाई, या फिर आप बिल्कुल अपन टारगेट भी देना चाहें उसको, तो हम पता कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो बना सकता है. इतने टाइम में अगर एक चीज़ बन रही है तो इतने एक दिन में वो कितना बना लेगा, ऐसे ही एक महीने में वो कितना बना लेगा, और एक साल में कितना हम बना पाएंगे. तो इससे टाइम स्टडी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी. नाउ सेटिंग अप स्टैंडर्ड टारगेट फॉर द वर्कर्स. अब वो टारगेट की बात मैंने की, ये टारगेट यही वाला है ना, टारगेट सेट कर पाओगे आप आराम से. आफ्टर दैट डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब. अब यहाँ पर अगर वो व्यक्ति, जहाँ अगर स्टैंडर्ड टाइम कभी हो सकता है कि और आपको लग रहा है कि 20 मिनट्स है, पर इतना ज़्यादा अब काम क्रिटिकल हो गया कि वो रियली 20 मिनट्स नहीं अब 30 मिनट लगते हैं, और उसका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, वो कम अकाउंट ओपनिंग कर रहा है, तो हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं कई बार. तो अब यहाँ पर ऐसा हो गया कि वो एक बैठा हुआ है पर वो कम कर पा रहा है, तो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से. तो अब यहाँ पर ऐसा हो गया कि हमको कुछ और लोगों को काम पे रखना पड़ेगा. तो हमको नंबर ऑफ वर्कर्स कितने चाहिए उस जॉब को करने में, इसका भी पता लग सकता है. वर्कफोर्स कितने लोगों को चाहिए रहेंगे हमको. ओके. और अगर हम इसकी बात ना भी करें, तो अगर हम सोचें कि ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि वर्क में कॉम्प्लिकेशन है, सब कुछ एज इट इज चल रहा है, पर हम काम को बढ़ाना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि कुछ और काम हमको मिले एडिशनल, जैसे कि अगर हमारे बैंक के कस्टमर बढ़ गए तो वर्क बढ़ेगा. तो उस वर्क को बढ़ेगा तो हमको एस्टिमेशन लगाएंगे कि कम से कम 300 अकाउंट अब 300 अकाउंट डेली के आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमको कितने और एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे. तो उसके अकॉर्डिंग ही रिक्रूटमेंट करती है बैंक्स. ओके. Now, fourth point, categorizing the workers in efficient and इनएफिशिएंट कैटेगरी. अब टाइम स्टडी का ये भी फायदा रहता है कि आप इससे आराम से कौन एफिशिएंट है, मतलब वाकई रियली दिल से काम कर रहा है, और काम कौन देरी से कर रहा है. जैसे कि अगर कोई अकाउंट खोल रहा है तो ऐसा तो नहीं कि एक बंदा बैठा है तो दूसरा भी कपास में काम कर रहा होगा. अगर हम सेल्स के बंदों की बात करें, सेल्स पर्सन की, तो वो क्या होता है कि मार्केट में तो सभी जाते हैं. एक बेच क्या रहा है 1 लाख रुपए की चीज़ है एक दिन में, एक जा रहा है वो 10,000 की भी नहीं बेच के आ रहा है. तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो एफिशिएंट कौन है, डेफिनेटली वो है जो 1 लाख का सामान मार्केट में सेल करके आ रहा है, और ये दूसरा वाला इनएफिशिएंट है. तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दिस टाइम स्टडी वी कैन इजीली फाइंड आउट कि कितना ज़्यादा वो कर पा रहा है, टाइम को कितना यूटिलाइज वो कर पा रहे हैं. सेम वे सबसे ज़्यादा ये आईटी फर्म्स में यूज़ होता है, कुछ केपीओज में यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो उसको टाइम से कनेक्टेड किया जाता है. वहाँ पे एक टाइम शीट बना दी जाती है आईटी कंपनीज में, और उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि आप किसी काम को कितनी जल्दी स्पीड में आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर किसी इन्वेस्टमेंट को आप कितना जल्दी आप रुपए को इन्वेस्ट कर सकते हो, और कितने अकाउंट्स एक दिन में हैंडल कर सकते हो. तो अगर जो ज़्यादा अकाउंट हैंडल कर सकता है तो कितने टाइम में कितना अकाउंट हैंडल कर पाता है, ये सारा
डेटा कंपनी के पास रहता है। तो अगर आप कुछ जन ऐसे होते हैं कि 1 घंटे में भाई वो 1000 अकाउंट भी देख लेते हैं, इतनी स्पीड रहती है उनकी, तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो उस बेसिस पे हम उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कौन बेस्ट है, कौन बेस्ट नहीं है। ओके, सो द टेलर सजेस्टेड that the time required to perform the job should not be decided by the intuition and the wish of the manager, but time study must be conducted to determine the standard time scientifically. To conduct time study, Taylor suggested to observe an average worker when he is performing the job with the stopwatch in his hand and note down the average time taken by the worker in completion of the job. Taylor suggested to repeat the same observation in 100 times and then take out the average time. पहले क्या बोला कि 100 बार करो और फिर उसका क्या करो कि एवरेज निकाल लो, ठीक है। दिस टाइम शुड बी कंसिडर्ड एज द एवरेज टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। अब इस एवरेज टाइम को क्या मान लेंगे वो लोग, स्टैंडर्ड मान लेंगे। कीपिंग इन दिस टाइम इन माइंड द टारगेट ऑफ द वर्कर शुड बी फिक्स्ड, इससे अपन टारगेट फिक्स कर देंगे और वर्कर विल बी एबल टू अचीव द टारगेट इन द स्टैंडर्ड टाइम एंड आर द एवरेज वर्कर्स। और क्या कर पाएंगे, टारगेट एवरेज वर्कर आराम से अचीव कर पाएंगे, जो भी एवरेज निकल के आया वो। इफ द वर्कर इज एबल टू अचीव द टारगेट बिफोर द स्टैंडर्ड टाइम, अगर वो स्टैंडर्ड टाइम से भी पहले कर देता, मतलब कि 20 मिनट्स की चीज़ अगर 10 मिनट में कर देता है, देन ही इज एफिशिएंट, वो एफिशिएंट है। ओके, और अगर वो नहीं कर पाया तो क्या, इनएफिशिएंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से सेग्रीगेट कर सकते हो। ये थी आपकी टाइम स्टडी। नाउ लास्ट वन इज मोशन स्टडी। ये क्या कहती है, टू डिटरमाइन द मोमेंट्स ऑफ द वर्कर और they are performing the job, to differentiate between productive and unproductive movement, for cutting down unproductive and wasteful moments, to design the suitable equipment and tools to to minimize the unproductive moment of the worker। अब यहाँ पे मोशन स्टडी कैसे होती थी, यहाँ पर ये जो अनप्रोडक्टिव मोमेंट रहता है ना कि वर्कर, देखो कैसे होता है कि वर्कर जो रहता है वो बहुत टेढ़ा होता है, मीन्स दे आर सिंपली जस्ट ये इधर उधर भागते हैं, काम करना इनका मन नहीं लगता कई बार, तो ये इधर उधर होते रहते हैं और मशीनरी से हट जाएंगे तो जो प्रोडक्शन का टाइम डिले होता है, इसको जो फालतू समय जो बिताते हैं जो वर्कर मशीनरी से हट कर कहीं और चले जाते हैं, सीढ़ियों पर जाके बैठ जाएंगे, कैंटीन्स में जाके बैठ जाएंगे जहाँ पे खाना बनता है, वो लंच ब्रेक के बाद भी दूसरे वाले ब्रेक टाइम में भी जाते हैं, तीसरी टी टाइम है उसमें भी चले जाएंगे, तो 10 बार टी ब्रेक में जाते रहेंगे ऐसे। तो ये जो चीज़ वो करते हैं ये गलत है, ये मोशन स्टडी, क्योंकि उनको वहाँ पर प्रोडक्शन में होना चाहिए और प्रोडक्शन करना चाहिए। तो ये फालतू का समय को हम बोलते हैं आइडल टाइम, तो यहाँ पे आइडल टाइम मेजर होता था। अब स्टडी कैसे होती थी, तो टू कंडक्ट ए मोशन स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर वेर ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब एंड नोट डाउन ऑल द मोमेंट्स ही इज डूइंग, हाउ मेनी टाइम्स ही इज गेटिंग अप फ्रॉम हिज प्लेस, कितनी बार जगह से उठ रहा है, हाउ मेनी टाइम ही इज गोइंग, ही इज बेंडिंग डाउन, रिपीटिंग इट फॉर 100 टाइम्स इन अ डिफरेंट वर्कर। अलग अलग लोगों, अलग अलग वर्कर पे इसको ऑब्जर्व करो कि कौन उठ रहा है, बैठ रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है। आफ्टर राइटिंग ऑल द मोमेंट्स, सारे मोमेंट लिखने के बाद क्लासीफाई देम इन द अनप्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव मूवमेंट। अब प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव क्या हो गया, प्रोडक्टिव मतलब मशीनरी के पास अगर टूल उठा रहा है और वो कस रहा है मशीनरी का नट, तो ये चीज़ एक प्रोडक्टिव उसमें आ जाती है क्योंकि वो काम ही कर रहा है। पर अगर सीढ़ी पे जाके बैठ गया तो ये अनप्रोडक्टिव में, तो उसका मूवमेंट देखा जाता था। अब ये क्वेश्चन है कि देखा कैसे जाता था, वो एक कैमरा लगाते थे और उस कैमरे के थ्रू ऑब्जर्व करते थे, ठीक है, वहीं से पता चलता था और फिर उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते थे एंड मेक द स्ट्रेटेजी टू कट डाउन और मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। तो यहाँ पर बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को वो इस तरह से कंट्रोल करते थे। उसके लिए जो डिवाइस यूज किया था वो कौन सा था, कैमरा, कैमरा का यूज किया गया था। टाइम स्टडी में कौन सा यूज किया था, गैजेट, क्योंकि दोनों गैजेट है, ओके। तो गैजेट टाइम स्टडी में कौन सा यूज किया था, स्टॉप वॉच। तो ये स्टॉप वॉच टाइम स्टडी में और मोशन स्टडी में कैमरा था। So today we'll complete only this much part because I think battery is down. Okay, I hope you got this thing. So thank you as for now. अब हम कल करेंगे इसको, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। Till then, thank you. Keep watching my videos, okay? And in any kind of query and questions you are having, please ask me, okay? Thank you.